So today we are going to do the chapter 2, determinants of interest rate. Okay, how is interest rate determined? Okay, nominal interest rate. So अब ये आप सबने सुना हुआ होगा, the interest rate actually observed in financial markets, that is the nominal interest rate. जो आपको चार्ज हो रहा होता है, जो आप मार्केट में देखते हैं, जो आपके सामने यूज हो रहा होता है, that is the nominal interest rate. ठीक है, अब इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं. The theory behind this loanable fund theory, a theory of interest rate determination that views equilibrium interest rates in financial markets as a result of the supply and demand for loanable funds. ठीक है, जो बेसिक डिमांड और सप्लाई की हमारी थ्योरी है, जिसके ऊपर ज्यादातर मार्केट्स बेस्ड हैं. ये मार्केट भी बेसिकली इसी पे बेस्ड है कि कितनी डिमांड है फॉर फाइनेंशियल फॉर फाइनेंस फंड्स और कितनी उसकी सप्लाई है. अकॉर्डिंग टू दैट उसके जो है वो इंटरेस्ट रेट तय होता है. इसीलिए वो कहते हैं कि तकरीबन ज्यादातर मार्केट में सिमिलर होता है. अगेन डिमांड एंड सप्लाई की बेस के ऊपर तो ये थ्योरी कह रही है आपको. You do not need to go into the details of all this theory कि क्या हो रहा है. ये बेसिकली इकोनॉमिक्स है, तो मैं इसलिए इसकी आपको बहुत ज्यादा डिटेल इस वक्त करवा नहीं रहा. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आपको करवाता जाऊंगा जहां पर हम डिटर्मिनेशन इसकी कर रहे होते हैं. अगेन फैक्टर्स आपको पता है कि जो बेसिक फैक्टर हैं, सप्लाई ऑफ फंड्स एंड डिमांड ऑफ फंड्स, जो सप्लाई को डिटरमिन करते हैं. और अगेन वही इकोनॉमिक्स की जो सिट्रस पैरेबल्स, जिस बेसिकली हमने कुछ चीजें फिक्स की थी, वेल्थ, रिस्क, नियर टर्म स्पेंडिंग नीड्स लोगों की जो है, इन सब चीजों को फिक्स रखा जाएगा कि इसकी वजह से क्योंकि डिमांड और सप्लाई इफेक्ट हो सकती है. मॉनेटरी एक्सपेंशन, अगेन कोई गवर्नमेंट डिसाइड करती है मॉनेटरी एक्सपेंशन का, इकोनॉमिक कंडीशंस को चेंज हो जाती हैं. Again demand for fund जो basic factor और बाकी जो other things that need to remain same or that would affect the things that are the utility derived from assets purchased with borrowed funds, restrictions of new non-price conditions on borrowed funds, economic conditions, all these affect those. Now comes in the determination of interest rate for individual securities. ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरेस्ट रेट को, जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, इसको इफेक्ट करते हैं. ठीक है, अब ये वो फैक्टर्स हैं जो हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे. मैं बल्कि आपको पहले सिंपल टर्म्स में समझाना दूं. ओके, लेट मी पुट इट ओवर हियर. आपसे एक क्वेश्चन करता हूं इसके मामले पे. ठीक है, आप सबको ये पता है कि जब हम कोई अर्निंग करते हैं, ठीक है, हम सबकी अगर कोई अर्निंग आ रही है, लेट्स सपोज तो मैं अर्न करता हूँ कुछ, तो मैं उसको दो काम के ऊपर स्पेंड कर सकता हूँ. देयर इज नो थर्ड थिंग वेयर आई कैन स्पेंड इट. ठीक है, या तो मैं उनको स्पेंड करूंगा या मैं उनको सेव करूंगा. इसके अलावा मैं उन पैसों का कुछ नहीं कर सकता. आई कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स विद देम. कुछ भी करूंगा या स्पेंड हो रहे होंगे या सेव हो रहे होंगे. सेविंग हम क्यों करते हैं? ताकि फ्यूचर में अगर हमारी कोई नीड अराइव हो जाए, हमारी जॉब चली जाए या कोई मसला आ जाए, फ्यूचर में कोई कैटेस्ट्रोफी आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मेडिकल इश्यूज आपके हों, या कोई भी बच्चों की फीस है स्कूल की या व्हाटएवर, जो भी फ्यूचर नीड्स है उनके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं बच्चों की कॉलेज ट्यूशन वगैरह सबके लिए, कि हम सेव करें आज पैसे ताकि कल को काम आए. ठीक है, उसमें इशू आ जाता है दी कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि दी अ डॉलर टुडे इज लेस देन इज मोर देन अ डॉलर टुमारो. ठीक है, अब इसमें इशू ये है कि आज अगर मैंने $10 सेव किए, उससे लेट सपोज मैं एक टेबल परचेज कर सकता था, कल को वही टेबल मुझे $11 में, देन $12 में मिलेगा. तो मेरे लिए प्रॉब्लम है ना कि मैं आज को कैसे सेव करूं पैसों को. अब इसमें एक और इशू ये आ जाता है कि मैं आज से जाके टेबल तो ले सकता, हो सकता है कल को मुझे कोई और टाइप का टेबल चाहिए हो, टेबल की जगह मुझे चेयर चाहिए हो, या फिर मुझे वही पैसों से कल को बच्चों की ट्यूशन फी चाहिए हो, और फिर अगेन कल को ट्यूशन फी भी बढ़ जाएगी, कल को मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे. अगर मुझे कोई मेडिकल, मैं ये तो नहीं कर सकता कि आज जाके डॉक्टर को पैसे दे, अगर दे भी आऊं तो किस डॉक्टर को पैसे दे के आऊं कि यार कल को मेरा इलाज कर देना, मैं आज ही पैसे दे के जा रहा हूँ, फीस तुम्हारी आज जमा करा दी है. या दवाई के पैसे आज मेडिकल स्टोर वाले को, कल को मैं तुमसे इससे दवाई ले जाऊंगा, कौन सी दवाई के पैसे दे के आऊं भाई, मुझे पेन किलर चाहिए होगी, मुझे कोई और दवाई चाहिए होगी. इसी तरह से डॉक्टर को, कौन से डॉक्टर को, डेंटिस्ट को दूं मैं, किसी बोन्स वाले को दूं, किसी मसल वाले को दूं, किसी मेडिसिन वाले को दूं, किसी सर्जन को दूं, मुझे तो नहीं पता कल को किस चीज की जरूरत पड़ेगी मुझे. इसी तरह से तो वी हैव टू सेव द मनी
एंड वी कैन नॉट स्पेंड इट टुडे कि हम आज से पेमेंट करके रखने के कल को चीजें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि अगर हम आज चीजें लेके रख, आज मैं टेबल लेके रखता हूँ, कल को मुझे जरूरत पड़ेगी लेट्स सपोज, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है ना, वो खत्म हो जाएगा। इसे हम एंट्रपी कहते हैं, फिजिक्स के अंदर आपने सुन अगर पढ़ा हुआ होगा आपने, तो चीजें डिस्ट्रक्शन की तरफ, डिसऑर्डर की तरफ जा रही होती है कॉन्स्टेंटली। तो बेस्ट तरीका यह कि इन पैसों को इन्वेस्ट किया जाए। इन्वेस्ट करने के लिए अब हम कुछ चीजें डिमांड करेंगे जब इन्वेस्ट करेंगे कि हमें कुछ रिटर्न मिले। हमने पैसे दिए, तो आज मैं 100 रुपए दे रहा हूँ, तो कल को मुझे 100 रुपए वापस देना, फिर फायदा क्या, मुझे क्या बचा भाई। तो सबसे पहली चीज जो मैं डिमांड कर रहा हूं उससे, वो ये कि जी मैं एक साल अपनी, बल्कि इसके अंदर भी सबसे पहली चीज जो मैं उससे डिमांड करूंगा, वो मैं करूंगा इन्फ्लेशन प्रीमियम। कि भाई आज मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं, इससे आज लेट सपोज एक टेबल आ सकता है, कल को 110 रुपए का टेबल आएगा, तो ये जो 10 रुपए ऊपर आए हैं ये आप मुझे देंगे। ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट है, कल तक इन्फ्लेशन हो चुकी होगी। तो पहली चीज जो मैं लूंगा वो इन्फ्लेशन प्रीमियम चार्ज करूंगा, कि भाई कल को इन्फ्लेशन हो जाएगी, मुझे इन्फ्लेशन प्रीमियम दो, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं चार्ज करूंगा उसे हम कहते हैं रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या रियल इंटरेस्ट रेट बेसिकली, ठीक है। ये वो है जो मैं उसे कह रहा हूँ कि जी एक साल तक मैं अपनी स्पेंडिंग डिले कर रहा हूँ, उसके अगेंस्ट मुझे तुम क्या दोगे। तो मुझे उसके अगेंस्ट में तो कुछ चाहिए, मैं आज चीज लेके उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, साल नहीं कर रहा, तो उसके अगेंस्ट भी तुम मुझे कुछ दो, ठीक है। तो ये जो दो चीजें, रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के अंदर हम फिर ये वो है जो हम रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, इसके अंदर हम डिमांड करते हैं कि जी हमें वो पैसे दो कि मैं एक साल बाद तक अपनी स्पेंडिंग डिले करूं, उसके अगेंस्ट मुझे कुछ दो तुम। दूसरा फिर मैं कहता हूँ कि मुझे इंटरेस्ट जो इस दौरान में इन्फ्लेशन हो चुकी होगी उसके अगेंस्ट प्रीमियम दो, इन्फ्लेशन प्रीमियम, ठीक है। इन दोनों को बना मिलाकर हमारा रिस्क फ्री रेट बनता है, ठीक है। जो पहले दो चीजें, इन्फ्लेशन प्रीमियम, यहाँ पे आगे इन्फ्लेशन जिसको हम इन्फ्लेशन प्रीमियम कह रहे हैं, कंटिन्यूएशन इंक्रीज इन प्राइसेस इन बास्केट ऑफ गुड्स सर्विसेज, तो इसके अगेंस्ट हम इन्फ्लेशन प्रीमियम चार्ज करते हैं। और रियल इंटरेस्ट रेट जो हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के नॉमिनल इंटरेस्ट रेट दैट वुड एग्जिस्ट ऑन अ सिक्योरिटी इफ नो इन्फ्लेशन वर एग्जिस्ट, बेसिकली इन्फ्लेशन को खत्म कर दिया जाए, रिस्क वगैरह को खत्म कर दिया जाए, सब कुछ खत्म करें, तो मैं एक साल स्पेंडिंग डिले करने के अगेंस्ट जो चार्ज करूंगा वो मेरा रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा, जिसे हम रियल इंटरेस्ट रेट कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों को मिलाकर बन जाता है हमारा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिस्क फ्री रेट, ठीक है। ये वो रेट होता है जो आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर, सिक्योरिटीज के ऊपर मिलता है, इस तरह की जो सेफ होती है, बिल्कुल गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे सेफ होते हैं, ठीक है। ट्रिपल ए सिक्योरिटीज होती हैं, इन पे जो आपको रिटर्न मिलता है वो रिस्क फ्री रेट होता है, जो इन दो को मिलाकर बनता है, इन्फ्लेशन और रिस्क रियल इंटरेस्ट रेट को। अब इसके अंदर हम चीज ऐड कर देंगे जो उसके बाद हम डिमांड करते हैं, जिसके बाद हमारा नॉमिनल रेट बनता है, दैट इज रिस्क, इसको हम कहते हैं रिस्क प्रीमियम, ठीक है ना। तो बेसिकली जिस इन्वेस्टमेंट के अंदर जिस तरह का रिस्क होगा उतना ही उसके अंदर वो रिस्क प्रीमियम हमारा बढ़ता है, जैसे डिफॉल्ट का रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, ठीक है। कोई चीज जितने भी टाइप के रिस्क होंगे उनके अगेंस्ट जो रिस्क प्रीमियम हम डिमांड करें कि भाई ठीक है, हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी दे रहे हो, आप मुझे इन्फ्लेशन प्रीमियम दे रहे हो, रिस्क फ्री रेट दे रहे हैं, लेकिन आपकी कंपनी में रिस्क है। लेट सपोज मैं बैंक में पैसे रखवाता हूँ, कोई रिस्क नहीं है, मेरे पैसे मुझे मिल के ही रहेंगे, साल बाद मिले, बैंक डूब भी जाए तो भी पहले मेरी पेमेंट की जाएगी, मुझे पता है। लेकिन मैं ये पैसे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई आपके बिजनेस में रिस्क है, आपके बिजनेस डूब जाए कल को, तो आप तो मुझे कहेंगे मेरे पैसे डूब गए जी, आपके पैसे डूब गए, मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं लोन थोड़ी दे रहा हूँ। तो बात ये कि जब रिस्क बढ़ेगा तो फिर मैं उसके अगेंस्ट रिस्क प्रीमियम डिमांड करूंगा, वो हमारा इंटरेस्ट जो होता है वो रिस्क प्रीमियम होता है। और रिस्क प्रीमियम रिस्क फ्री रेट में मिलाने से हमारा जो बन जाता है दैट इज कॉल्ड द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया था। डिफॉल्ट रिस्क आपका, आप डिफॉल्ट कर सकते हैं अपनी पेमेंट के ऊपर, पेमेंट ना करें तो ये डिफॉल्ट रिस्क होता है, ठीक है। तो रिस्क दैट अ सिक्योरिटी इश्यूअर विल डिफॉल्ट ऑन द सिक्योरिटी बाय मिसिंग ऑन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट, के इंटरेस्ट ना दे सके, ये पूरा प्रिंसिपल ना दे सके वापस, तो वो डिफॉल्ट रिस्क है। लिक्विडिटी रिस्क के अगेन, आपने जब सिक्योरिटी परचेज किया तो ये कितनी लिक्विड है, कितनी जल्दी इजीली आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जितना देर से कन्वर्ट कर सकते हैं वो लिक्विडिटी रिस्क है, कि आपको कम में बेचना पड़ेगा। रिस्क दैट अ सिक्योरिटी कैन नॉट बी सोल्ड एट अ प्रेडिक्टेबल प्राइस विद लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एट शॉर्ट नोटिस, ठीक है। इसी तरह से स्पेशल प्रोविजन कोई हो सकती है कि टैक्सेबिलिटी, कन्वर्टेबिलिटी, कलेक्टेबिलिटी दैट इम्पैक्ट्स द सिक्योरिटी होल्डर्स बेनिफिशियली और एडवर्सली, बेनिफिश भी हो सकता है उसको, एडवर्स भी इफेक्ट हो सकता है, such are reflected in the interest rate on securities that contain such provisions, ठीक है। देन टर्म ऑफ मेच्योरिटी, कितनी लंबी मेच्योरिटी है, जितनी कम मेच्योरिटी होगी, ठीक है,
तो फॉर एग्जांपल एक चीज है जिसकी मेच्योरिटी बहुत लंबी है, अब अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, फ्यूचर में क्या सीन होगा, ये आपके लिए बेहतर है कि वर्स है, कोई पता नहीं। तो मेच्योरिटी की जितनी लेंथ ज्यादा होती जाएगी उतना आपके लिए रिस्की होती जाती है। तो हाउ लॉन्ग द टाइम हैज अंटिल मेच्योरिटी, जितनी जल्दी मेच्योर होगी उतना आपके लिए बेनिफिशियल, और उतना टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। देन कम्स इन ओके इन्फ्लेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, रियल इंटरेस्ट रेट मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे थॉरोली, ठीक है ना। डिफॉल्ट रिस्क वगैरह ये सब कुछ मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इसलिए इसको दोबारा डिस्कस नहीं करने वाला अभी। ओके, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। ये या तो मैं आपको एग्जांपल करवा दूं इसकी, बेसिकली इंटरेस्ट रेट का जो टर्म स्ट्रक्चर है वो, या तो मैं इसके थ्रू दिखा, ओके ये देख लें, लेट्स सपोज, ठीक है, ये 4 ईयर बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड के ऊपर ये सारी चीजें मेंशन होती है कि 4 साल का होगा, ये इंटरेस्ट रेट से होगा, और इसके अंदर जो भी फीचर्स बाकी के सारे हैं, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो उसके ऊपर स्पेसिफाइड होंगे, और उसकी फेस वैल्यू क्या है उसकी उसके ऊपर लिखी हुई होती है, ठीक है। तो जीरो टाइम पीरियड आज जब आप बॉन्ड खरीद रहे हैं, और इसके बाद ये 4 साल का बॉन्ड है, ठीक है, या फिर या एक आप 4 साल के 4 बॉन्ड ले सकते, या आप 1 साल के 4 बॉन्ड ले सकते हैं, ठीक है, 1 ईयर बॉन्ड 4, या फिर 4 ईयर का एक बॉन्ड लिया जा सकता है। तो दोनों के ऑप्शंस को कंपेयर करना के टर्म के बाद बेसिकली कि इसकी टर्म जब कंप्लीट होगी उसके बाद बेसिकली ओवरऑल टर्म्स के बाद इसकी जो जीरो टाइम पीरियड के ऊपर वैल्यू बनती है वो क्या है, बेसिकली बॉन्ड की वैल्यूएशन है ये, ठीक है, कि बॉन्ड को वैल्यू किया जाए। अब आपने फाइनेंस में पढ़ा हुआ होगा, ये फॉर्मूला आपके सामने है। ये तो इक्विटी आ जाएगी बेसिकली 4 साल तक की, और फिर चौथे साल पर जो प्रिंसिपल है उसको हमने कन्वर्ट कर लेना जीरो टाइम पीरियड के, उस हिसाब से हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी कि करंट टाइम पीरियड जीरो टाइम पीरियड में उसकी क्या वैल्यू, और उतने से ज्यादा हम पे आज नहीं करेंगे इस बॉन्ड को खरीदने के लिए। सिमिलरली अगर 4 हैं साल साल के, तो उनको हम क्या कंपेयर कर लेंगे, 4 साल साल के, उनको आज के डेट के रिवर्ट बैक करके देख लेंगे, ये साल साल वाला साल बाद दोबारा ले लूंगा, फिर साल बाद दोबारा, फिर साल बाद दोबारा, तो उसको आज की डेट में कन्वर्ट करके देखेंगे कि क्या मिलेगा आपको उसके अंदर। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेटर है, ये वही कैलकुलेशन उन्होंने यहाँ पर की हुई है आपके लिए। आप इसको देख सकते हैं, कैलकुलेशन इज सिंपल। मैं आपको यही से समझा देता हूँ। 1 ईयर का है तो वो बेसिकली जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है, टी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + r रेज़ टू द पावर टी, या अब इसके अंदर बहुत सारे हैं, 1 r को आप किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हैं, आई के एन, ये डिफरेंट इसके इंटरेस्ट रेट के फैक्टर्स हैं, ठीक है। टाइम पीरियड या एन से, छोटे एन से डिनोट किया जाता है यूजुअली टाइम पीरियड, टी भी हो सकता है, वो डिफरेंट फार्मूलाज अवेलेबल हैं इसके लिए। तो 1 + r वही जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से, ये 1 ईयर के लिए, ये 2 ईयर के लिए, ये 3 ईयर के लिए, और ये 4 ईयर की उसकी जो है, 4th ईयर के अंदर 1 साल की उसको रिवर्ट बैक करेंगे, और फिर उसको 3 साल के लिए रिवर्ट बैक कर लेंगे यहाँ पर। यहाँ से समझाता हूँ। तो ये जब ये आ रहा है तो आपको ये पता है कि जीरो टाइम पीरियड के ऊपर आपको आज पैसे देने हैं, लेट्स सपोज 1000 रुपए का बॉन्ड है, आज 1000 रुपया देना है आपने। अब पहले ईयर के एंड पे आपको क्या मिलेगा, लेट्स सपोज 10% इंटरेस्ट रेट था, तो 100 रुपया। दूसरे साल के एंड के पर 100 रुपया, क्योंकि 1000 का 10% 100 बनता है। तीसरे साल के एंड पे 100 रुपया, चौथे साल के एंड पे 100 रुपया जमा 1000 रुपया जो आपने जिया था एक्चुअल, ठीक है। तो इसको रिवर्ट बैक करना होगा तो क्या होगा जी, 100 की, क्योंकि एनवीटी है, तो एनवीटी के 4 साल की एनवीटी कैलकुलेट कर लेंगे एनवीटी के फॉर्मूला के थ्रू, और जीरो टाइम पीरियड के उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और चौथे साल क्योंकि 1000 रुपये प्राइम प्रिंसिपल मिल रहा है वापस, तो इसको आप 4 साल की टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से रिवर्ट बैक करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जीरो टाइम पीरियड पे दोनों को ऐड कर लेंगे, जो आपका सम आ जाएगा वो इस बॉन्ड की वैल्यू है आज। अगर लेट सपोज ये वैल्यू निकलती है 1200 रुपए, तो आज अगर वो बॉन्ड आपको 1200 का भी मिल रहा है, चाहे फेस वैल्यू 1000 है, 1200 का मिल रहा है, आप खरीद लेंगे क्योंकि आपको 12 खा रहा है, आप ये ले सकते हैं, इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अगर क्योंकि आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कंप्लीट हो रहा है, वो पूरा आपको मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो अगर उसके हिसाब से आपको मिलते हैं, आज इसकी वैल्यू आती है 800, और मार्केट में मिलकर 1000 का, आप कहेंगे ना भाई मुझे 800 का दोगे तो लूंगा, 700 का दोगे तो लूंगा, 800 से ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगा मैं इस बॉन्ड को खरीदने। सिमिलरली ये जो 1 ईयर के हैं इनको आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे कि ये जो, क्योंकि 4 साल बाद का है, तो 1 साल इसको कन्वर्ट बैक करेंगे कि 1 साल में इसकी जो रिटर्न आने वाला है, और इसके ऊपर जो इसकी फेस वैल्यू वापस मिलने वाली है 1 साल, उसकी वैल्यू वापस निकाल के जीरो टाइम पीरियड इसका ये वो हो जाएगा उसका, और फिर वो वैल्यू जो आएगी उसको आप 3 ईयर्स बैक इसको फिर से टाइम वैल्यू मनी के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे कि 3 साल पीछे के हिसाब से इसकी क्या वैल्यू बनती है। इस तरह से इसकी 3 साल 3 साल वाले को 2 साल के ऊपर करके 2 साल की
इसको 1 साल के ऊपर करके 1 साल की बैक करके इसकी 1 साल की बैक करके हम जो सारी वैल्यू देंगे टोटल कर लेंगे और उसके जो वैल्यू बनेगी उसको इसी डिसीजन के ऊपर जिसके ऊपर डिसीजन किया तो वही करेंगे कि अगर उससे सस्ता मिल रहा है तो खरीद लेंगे, उतने का मिल रहा है तो खरीद लेंगे, उससे महंगा मिल रहा है तो हम खरीद लेंगे नहीं। ये बात क्यों हम कर रहे हैं कि जी अगर उतने का मिल जाएगा तो फिर तो प्रॉफिट कहाँ हुआ हमारा? हमने वैल्यू निकाली आज की डेट में उसकी 1200 का मिल रहा है, हमें प्रॉफिट कहाँ हुआ? हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल रहा है जिसके अंदर हमने 3 चीजें मांगी थी, इन्फ्लेशन प्रीमियम, जो 1 साल स्पेंडिंग डिले करने के रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और रिस्क प्रीमियम। ये तीनों चीजें हमें मिल रही हैं। अगर हम पैसे बैंक में रखते तो हमें सिर्फ रिस्क फ्री रेट मिलना था, हमें रिस्क प्रीमियम भी मिल रहा है इसके अंदर। तो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें 1200 के हिसाब से अगर आज मिल जाए तो भी मिलता है। इसलिए हम इसको अगर 1200 का मिल रहा है और 1200 हमने वैल्यू निकाली है तो हम 1200 के अंदर खरीद लेंगे। ओके, यील्ड कर्व है, इसके ऊपर अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा डिटेल के अंदर। ओके, फॉरवर्ड रेट एंड एक्सपेक्टेड रेट या कोटेड टुडे, जो आज के लिए हम कोट करते हैं ऑन अ सिक्योरिटी दैट ओरिजिनेट्स एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर, के किसी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए जो आज हमने रेट एक कोट कर दिया है वो उसका फॉरवर्ड रेट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग आप सबको पता होगी और फेमिलियर टाइम ऑफ मनी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि फ्यूचर में जो एक चीज है उसकी वैल्यू कम होती है। डॉलर टुडे इज मोर देन अ डॉलर टुमारो, और प्रेजेंट वैल्यू इसके लिए कैलकुलेट करते हैं हम कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर टी, या इसको 1 प्लस के या आई रेज टू द पावर एन, व्हाटएवर यू वुड लाइक टू राइट इट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है कि मंथली कंपाउंड हो रहा है, क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, 6 मंथली कंपाउंड हो रहा है, मतलब हर महीने के बाद आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। अब जो इंटरेस्ट मिला है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा ना, फिर हर महीने के बाद जब उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो ये ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू कि अगर 10% इंटरेस्ट मिलता है आपको कंपाउंडेड एनुअली और 10% मिलता है कंपाउंडेड सेमी एनुअली या इवन क्वार्टरली या मंथली, तो डेफिनेटली मंथली सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद क्वार्टरली, उसके बाद सेमी एनुअली, उसके बाद 1 ईयर वाला, क्योंकि ये मंथ के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके बाद उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देगा, फिर उसके ऊपर जो दूसरे मंथ वाले पे उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देगा, तो वो डेफिनेटली ज्यादा हो जाता है। इंटरेस्ट अर्नड ऑन एन इन्वेस्टमेंट इज री इन्वेस्टेड, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जो एक बार आपको मिलता है, इंटरेस्ट अर्नड ऑन एन इन्वेस्टमेंट इज नॉट री इन्वेस्टेड, वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। लेकिन सर इसमें डिफरेंट है ना चीजें, जब आप मंथली प्रॉफिट के लिए जाते हैं इंटरेस्ट के लिए तो वहां पे आपको प्रॉफिट रेट कम मिलता है। अगर yes. आप कहते हैं मुझे एनुअल प्रॉफिट चाहिए, उसमें कंपाउंडिंग तो नहीं होगी, लेकिन ये है कि आपको इंटरेस्ट रेट हाई मिलेगा। लेकिन आप कहते हैं मुझे 1 ईयर की मेच्योरिटी के लिए चाहिए लेकिन मंथली पे आउट चाहिए, तो वो इंटरेस्ट रेट गिर जाता है। तो आई थिंक लिसन लिसन मोर और लिसन लेस लिसन लिसन कोई लिसन लिसन डिफरेंस ये नहीं बात होता। मैं क्लियर कर दूं, जब मैं कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूं तो वो जो आप कह रहे हैं ना कि मुझे मंथ के बाद मिल जाए, वो जो मंथ के बाद मिला है वो री इन्वेस्ट होगा। कंपाउंडिंग में वो हमेशा री इन्वेस्ट होगा, वो आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं सर, ऐसे नहीं, मेरे ख्याल में जितना मैंने प्रैक्टिकली देखा है ना, इस तरह नहीं हो रहा होता, क्योंकि वहाँ अक्रूवल चल रही होती है। अगर आपने 1 ईयर आई के नो, लिए कोई चीज बुक करवाई है ना, तो उसके प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता, क्योंकि उसकी तो अक्रूवल चल रही है अभी तक। हाँ, जो आप मंथली ले लेते हैं ना, लिक्विडेट हो जाता है आपके पास उसके ऊपर फिर आपको प्रॉफिट मिलता है। अगेन इसको आप यूं देख सकते हैं कि अगर आपको मंथ के बाद मिल गया है तो आप इसको री इन्वेस्ट कर सकें कहीं और, उसी रेट के ऊपर कर सकें तो वो एक और चीज है, ठीक है, या किसी और रेट पे भी कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलना चाहिए। लेकिन जो एक ऐसा ही कंपाउंडिंग है। का प्रिंसिपल है ना, वो बेसिकली ये है, अब ये डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होगा। अब अगर एक बैंक आपको ऑफर करता है मंथली इंटरेस्ट रेट कि जी मंथली हम आपको इतना दिया करेंगे, ठीक है, अब एक बंदा ये सोच रहा है कि जी मैंने तो मंथली इनकम को यूज कर लेना है, उसके लिए कंपाउंडिंग हम्म। का कोई फायदा नहीं है, वो कहे जी मुझे साल बाद मिलेगा ऐसा ही फिर है। मैं यूज करूंगा, उसके सेक बड़े इशू हो गया, ठीक है ना। एक होती है इसमें सर ये कंपाउंडेड देखें ना इंटरेस्ट मिलता है आपको, इसको एक बार समझ सर, लें जरा। नॉर्मली बैंकों में कंपाउंडिंग ही होती है इसमें, लेकिन 1 लाख रुपए का अगर मैंने टीटीआर 1 ईयर के लिए बुक करवाया है, तो उसने जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होना है वो लाख रुपए के ऊपर ही चल रहा होना है। हाँ, अगर मैं एनुअल, मंथली एनुअल जी, और अगर मैं जी, मंथली प्रॉफिट पे आउट की ऑप्शन लेता हूँ, उसमें प्रॉफिट रेट कम होगा, लेकिन उसके ऊपर कंपाउंडिंग चल रही होगी। लेकिन अगर मैं पैसे निकाल के लेगा, यस, फिर तो कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल फेल हो वो जाएगा। रेट क्यों कम है? वो रेट इसी कंपाउंडिंग की वजह से कम है। वो एजम्पशन ये है ऐसा ही है। कि आप जब एक मंथ के बाद ले जाते हैं तो वो पैसे अब आपके पास आ गए, अब आपके पास अगर आपने वो यूज नहीं किया तो वो भी इंटरेस्ट अर्न करेंगे अगले महीने में। वो लिक्विडिटी का है ना सर, वो लिक्विडिटी आपके पास रह जाती है, तो आप ऊपर नहीं, पैसे आप देते हो उसको कंपाउंडिंग अगेन, के। जैसे कि आजकल के जो अकाउंट्स हैं, जो आपके आजकल के सेविंग्स अकाउंट्स हैं कई, उनके अंदर ये फीचर भी है कि आपके पास अकाउंट में जितना बैलेंस होता है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर हाँ एक जी, बंदा सर पैसे ऐसा ही रखता होता है। है और वो बेसिकली सेविंग अकाउंट है उसका,
तो अब वो एनुअल की जगह क्योंकि मंथली है तो उसको मंथली अगर मिल रहा है, लेट्स सपोज ये क्वार्टरली मिलता है या मंथली मिलता है, ठीक है, तो जो मंथली उसको मिल रहा है वो पैसे अगर वो पड़े रहते हैं वो यूज नहीं करता, ऑल्दो वो निकलवा सकते हैं, आजकल के सेविंग अकाउंट तकरीबन करंट जैसे ही हो गए हैं, तो वो निकलवा भी सकते हैं, लेकिन अगर वो पड़े रहते हैं उसके ऊपर भी उसको अगले महीने इंटरेस्ट मिलेगा, अगले क्वार्टर में इंटरेस्ट मिलेगा, फिर वो पड़े लेकिन रहते सर हैं फिर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसके ऊपर जो है हम जो चीज कैलकुलेट करते हैं उसे हम कहते हैं इफेक्टिव एनुअल रेट। एक आम आदमी के लिए तो ये जी एनुअल वाले का रेट ज्यादा है, कंपाउंडिंग वाले इंटरेस्ट मंथली का रेट कम है, लेकिन एक इन्वेस्टर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है वो कभी उसके ऊपर डिसीजन नहीं करेगा, वो हमेशा इसका इफेक्टिव एनुअल रेट कह के एनुअल रेट जो इसका इफेक्टिव बनता है वो बनता क्या है। फॉर एग्जाम्पल कंपाउंडिंग के ऊपर आपको मिला जी 10%, ठीक है, अब इसका जो इफेक्टिव एनुअल रेट है उसका फॉर्मूला है, उसके थ्रू ये इफेक्टिव एनुअल रेट कैलकुलेट होगा, ये तकरीबन आपका ना 12% के करीब बन जाएगा, 11-12% के करीब, ठीक है, और एनुअल पे आपको मिलता है 11%, इसका लेट सपोज बनता है 11.5 या 12%, तो डेफिनेटली आपको मंथली कंपाउंडिंग बेटर सूट करती है, हालांकि ऑन द फेस ऑफ इट वो 10 दे रहे हैं, जबकि इफेक्टिव देखें कि वो पैसे आप पड़े रहने दें और उनके ऊपर भी इंटरेस्ट अर्न हो, क्योंकि वैसे भी तो आपको साल के बाद ही मिलने थे ना, तो अभी भी आप पड़े रहने अपना यूज करें, पड़े रहने उनको दोबारा अर्न करने दें, वो भी अपने ऊपर इंटरेस्ट अर्न करेंगे, तो उस हिसाब से हम इफेक्टिव एनुअल रेट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मैंने ये भी आपको क्लियर कर दिया कि उसके लिए जो इसको पड़े रहने देगा, जो ले ही इसलिए रहा है कि मुझे महीने बाद मिल जाए, तो उसकी सिचुएशन और है, वो डिफरेंट केस है। नाउ यू कैन टेल कि अगर आपको बात समझ आ गई हो तो। जी जी सर आ गई है। एक्चुअली मैं वो बैंकिंग में चीजें देख रहा होता ना, तो सर उसमें काफी सारी प्रैक्टिकली चीजें क्लियर है ना, कंसेप्ट, या बिल्कुल, इस वजह से मैं थोड़ा वो कर तो यू देता हूँ। ऑलरेडी नो कंपाउंडिंग, यू ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग्स। सर ये एकेडमिकली यानी कि बुकिश पॉइंट ऑफ व्यू से या बिल्कुल आप ट्रू कह रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली, प्रैक्टिकली जब जाकर चीजें देखते हैं ना तो कोई ज्यादा फर्क नहीं अगेन पड़ता। या आई नो, उसमें एक मैं आपको वजह बताता हूँ, मैं क्योंकि मेरे पास उसमें वो कुछ चीजें, व्हाइट बोर्ड नहीं है, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ना आई नो डोंट प्रैक्टिकल वरी, एग्जांपल से। मुझे आपकी बात समझ आ गई है। एक्चुअली एक हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी नहीं है, ये आपको फैक्टर नोट करना होगा कि हमारे यहाँ लोग और टर्म्स में सोच रहे होते हैं, वो मनी टर्म्स में ज्यादा सोच रहे होंगे, परसेंटेज टर्म्स में ज्यादा सोचते नहीं, और फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं ना बहुत ज्यादा, वरना इंटरनेशनली, अब वजह एक मैं आपकी सिंपल सी इसकी वजह बताता हूँ, इंटरनेशनली जब बच्चा ए लेवल्स कर गया उसने अब अपने खर्चे खुद उठाने हैं, साल 2 में उसके होश ठिकाने आ जाते हैं, और उसके बाद उसको सेविंग की बात समझ आ जाती है, और फिर सेविंग की, इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीजें समझ आ जाती हैं। हमारे पास वो यूनिवर्सिटी भी पास कर गया, वो जॉब पे भी चला गया, अभी भी उसने अपने सारे खर्चे खुद नहीं उठाने को, जरूरत पड़ेगी तो फिर भी ले सकता है पेरेंट्स से, तो उसको फाइनेंशियल लिटरेसी समझते समझते एक बड़ा अरसा लग जाता है, तो इस वजह से हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी ज्यादा है भी नहीं, बहुत ज्यादा। और फिर उसके अलावा हमारी एक जो इन्वेस्टमेंट की साइकिल वो जरा डिफरेंट है, इंटरनेशनली डिफरेंट है, तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट तो यही है, कंपाउंडिंग हम उसको तभी काउंट करेंगे जब वो पैसे उसने री इन्वेस्ट करने हो, जब उसने वो यूज करे हम उसको वो कंपाउंड काउंट ही नहीं करेंगे, और हम उसको वो एनुअल जो जो इसको रेट मिल रहा है उस रेट की बेस के ऊपर डिसीजन करेंगे, सिंपल। वो आपकी बात बड़ी क्लियर है, वो मुझे समझ आ गई है, ठीक है, सिंपल हाँ इंटरेस्ट जी यू सर, ऑलरेडी सर नो इसमें के ना हमने सिंपल एक एनुअल इंटरेस्ट रेट जो थ्योरी होता है। पढ़ी थी जी जी इन्वेस्ट सर हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, इन्वेस्टर प्रेफरेंस थ्योरी, यानी कि वो ठीक है, डिविडेंड की तरफ जाता है या वो कैपिटल गेन की तरफ राइट, जाता है किसी भी इन्वेस्टमेंट में। तो अगर उसको इसके साथ कोरिलेट किया जाए तो उसमें भी फिर ये चीज वाजे आती है ना कि मैं अपने लिक्विडिटी को देखते हुए अपनी प्रेफरेंस डिसाइड करता हूँ कि मुझे मंथली प्रॉफिट चाहिए या हाफ ईयरली या चाहिए, तो वहाँ कंपाउंडिंग की टर्म में एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इन्वेस्टर इस पॉइंट में सोचता नहीं है नो कंपाउंडिंग के डाउट, कंसेप्ट को, इनफैक्ट वो आपकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस देखता है या और ट्रू, टैक्स देखता है कि मैं महीने का टैक्स देना है, कैपिटल गेन पे टैक्स देना यस है या मैंने एग्जैक्टली, मंथली इनकम पे। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, टैक्सेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, इसलिए तो पूरी एमएम मॉडल जो है वो टैक्सेशन के ऊपर ही है, कि अगर टैक्सेशन ना हो तो कितनी सारी चीजें आपकी इजी हो जाएं, तो टैक्सेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी तरह से इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट बहुत बड़ा फैक्टर है, कि वो कितना रिस्क लेना चाहता है, ठीक है ना, या सही हम कह रहे जिसको हैं, लेकिन सर हमें जितना भी पढ़ाया गया है ना पाकिस्तान के, मैं उसमें कॉन्टेक्स्ट में बात या करूंगा, तो यहाँ टैक्स को ये वैसे ही ये कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग में भी और इवन एनपीवी वगैरह की कैलकुलेशन में वो कहते हैं ये इंटरेस्ट रेट टैक्स फ्री है, टैक्स आप इसको कंसीडर ही ना करें इसके अंदर टैक्स का या फैक्टर। उससे हमारी लर्निंग होती नहीं है, रियल लाइफ में देखते हैं तो वहाँ हर जगह टैक्स है, यस, वहाँ आके हम लोग ब्लॉक हो जाते नहीं हैं, डेफिनेटली, स्टेगनेंट हो जाती हैं चीजें। तो बेसिकली बैंकिंग प्रैक्टिस में और इन थ्योरी जो हम पढ़ाते हैं उसमें बहुत डिफरेंस है, इवन फाइनेंस का भी इन थ्योरी जो हम पढ़ा रहे हैं और जो प्रैक्टिस में कर रहे होते हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है, सो दैट इज अ फैक्टर। इवन यहाँ पर भी जो आपकी सिक्योरिटीज की हैं उनकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं,
तो उसमें भी इवन उस सिक्योरिटी, अगर मेच्योरिटी, लिक्विडिटी, ये सारी चीजें इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट के ऊपर होती है कि इन्वेस्टर को रिटर्न कब चाहिए। अब एक रिटायरी है, उसकी रिस्क एपेटाइट भी और है और उसकी मंथली इनकम की नीड भी है, तो वो इनकम सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करता है। अब एक बंदा है जो यंग है, उसके पास पैसे भी हैं, उसकी सैलरी अच्छी, उसका खर्चा भी चल जाता है और पैसे बच भी जाते हैं, वो ग्रोथ वाली सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा जो उसके पैसे को दोबारा से दोबारा री इन्वेस्ट करके अच्छी रिटर्न दे एज कम्पेयर टू डिविडेंड दे। ठीक है ना। तो अगेन हमारा जो आज की जो इन्वेस्टर है वो ज्यादातर हम मूव्स को कर देते हैं टुवर्ड्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रादर देन डिविडेंड्स या उसके जो पे ऑफ्स हैं उसके अगेंस्ट हम देखते रहे इसको। लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर के रिस्क एपेटाइट का, इन्वेस्टर किस लाइफस्टाइल, अपने लाइफ साइकिल के स्टेज के ऊपर है। तो ये चीजें बहुत काउंट कर रही होती हैं, हर इन्वेस्टर डिफरेंट होता है। अब ये कैलकुलेशन है सिंपल इंटरेस्ट रेट की, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट की। आई थिंक यू ऑल आर वेल फेमिलियर विद दैट, इसलिए मैं इसको करवा नहीं रहा, और मेरे को बोर्ड होता तो मैं करवा भी दूं। आपके सामने वेरी इजी प्रिंसिपल जो है प्लस जो इंटरेस्ट है, और 1 ईयर उसकी, जो अगर 1 ईयर का है तो 1 ईयर उसकी जो कंपाउंडिंग उसकी बनती है, जो उसको सॉरी जो उसका रिटर्न बनता है 1 ईयर के अंदर, उसको जो डिवाइड करना है आपने, या जो मल्टीप्लायर है उसका फ्रॉम द टेबल, आप टेबल से मल्टीप्लायर ले सकते हैं, या फिर उसको क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आपने तो उसके लिए फ्यूचर वैल्यू जो 1 ईयर बाद इंटरेस्ट आना है उसको डिवाइड कर देंगे आप, जो आपका इंटरेस्ट रेट है 1 प्लस आई रेज टू द पावर, जो उसकी टाइम वैल्यू 1 ईयर ही है तो 1 ईयर ही होगा, या तो इस केस के अंदर तो वो आपके पास वैल्यू आ जाती है, और वो वैल्यू आपकी एक्चुअल वैल्यू बन जाती है कि इस सिक्योरिटी की वैल्यू ये बनती है मेरी। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ऑल नो टू हाउ टू कैलकुलेट इट, आई होप सो। अगर आप कहते हैं तो मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर वो एक बार करवा देता हूँ, आपको प्रैक्टिकली करवा दूंगा। नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल और ये में। कंपाउंडिंग किस बाकी तरह कैंडिडेट से कैलकुलेट करते हैं ये पूछना। आपके सामने एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप इनको एक बार फॉलो कर लें। मेरी एडवाइस ये है कि अगर फिर भी किसी ने, अगर किसी का जैसे कि आपका भी एक्सपोजर है, कुछ का नहीं होगा, मे बी कुछ टाइप से इन टच ना हो इसके साथ, तो जिस किसी को जरूरत हो मैं इसके ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, आप वो लेक्चर सुन ले जिसको जरूरत हो, जिसको ना हो वो ना। तो ठीक है। Okay, lump sum payment, a single cash flow occurs at the beginning or end of the investment horizon with no other cash flows। ठीक है, ये एक lump sum जिसको हम कहते हैं, या फिर एक एन्युटी होती है जिसके अंदर एनुअल आपके आ रहे हैं, और लेकिन इसके अंदर इक्वल एनुअल पेमेंट्स या रिसिप्ट्स होती हैं हमेशा। अ सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लोज रिसीव्ड एट फिक्स्ड इंटरवल्स ओवर द इन्वेस्टमेंट होराइजन, के फिक्स टाइम के बाद एक सर्टेन अमाउंट, एग्जैक्टली वही अमाउंट आपको रिसीव होगी, आपको पे करनी होगी, इसको हम एन्युटी कहते हैं। ठीक है, तो लंप सम की कैलकुलेशन, एन्युटी की कैलकुलेशन। इसके अलावा परपेचुटी होती है, आई थिंक आप सबको पता होगा परपेचुटी क्या होती है, ये आने वाला है। इफेक्टिव एनुअल रेट मैं भी आपसे डिस्कस भी कर चुका हूँ, इफेक्टिव एनुअल रेट जो कि कंपाउंडिंग की बेसिस के ऊपर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि एनुअल रेट क्या बनता है इसका कंपाउंडिंग करने के बाद। तो रेट अर्नड ओवर अ 12 मंथ पीरियड टेकिंग द कंपाउंडिंग ऑफ द इंटरेस्ट इनटू अकाउंट। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला ये आ गया, इफेक्टिव एनुअल रेट 1 प्लस आर रेज टू द पावर c माइनस 1। तो जो भी कंपाउंडिंग है आपकी वो कितने मंथ बाद हो रही है, तो वो मंथ्स जो है वो, या ईयर के जो भी पोर्शन है वो यहाँ पर आपकी कंपाउंडिंग है। मंथ है तो वो 12 आ जाएंगे, क्वार्टरली है तो 4, सेमी एनुअली तो 2, बेसिकली उस तरह से कंपाउंडिंग आपकी है, ये सी कंपाउंडिंग है। ठीक है, अच्छा परपेचुटी यहाँ इसने वैसे डिस्कस, मैं एक बार परपेचुटी आपको बता देता हूँ। परपेचुटी ये होती है कि आपकी एक इन्वेस्टमेंट है जिसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, जिसका टाइम होराइजन फिक्स नहीं, जैसे कि शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया, अब आपको तो नहीं पता नहीं कितने साल के लिए आप रखेंगे, कितने साल बाद आपको बेचने पड़ जाएंगे, या बेचने आपने कितने साल के लिए लिए हैं, इसकी कोई लाइफ तो नहीं है ना कि एग्जैक्टली इतने साल बाद कंपनी बंद हो जाएगी। अच्छा आपने लिया 10 साल के लिए, कंपनी 5 साल बाद बैंकरप्ट हो गई, यू नेवर नो, उसका टाइम होराइजन नहीं है, तो वो परपेचुटी होता है, उसकी कैलकुलेशन जरा डिफरेंट होती है बाकियों से, दैट इज कॉल्ड अ परपेचुटी। एनविटी के बाद एक परपेचुटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है फिर ये। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। तो इंटरेस्ट रेट और सिक्योरिटी वैल्यूएशन जो है उसका जो लिंक है वो आपस में वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं ये आपके लिए एक सेशन आई थिंक